हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमावत और आज के इस सेशन में बात करेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर जो एनसीईआरटी का 12th क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, उसका लेक्चर नंबर 3। अभी तक अपन ने इसका परिचय डिस्कस किया था, उसके बाद में निषेचन की जो घटनाएं आती है वो अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज की सेशन में बात करेंगे पुंकेसर की। आपको याद होगा जो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था उसके बारे में, अगर आपने वीडियो को देखा है तो वहां पर पुष्प की संरचना अपन ने डिस्कस की थी। आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं, ऐसे मैं आशा करता हूं, डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपन स्टार्ट करते हैं। जो अपन ने पुष्प की स्ट्रक्चर डिस्कस की थी उसमें अपन ने बात की टोटल दो प्रकार के जो अंग होते हैं, वो एक तो लैंगिक और दूसरा सहायक। लैंगिक में अपन ने बात की किसकी, पुमंग और जायांग की, या पुंकेसर या स्त्री केसर जिसे अपन कहते हैं। और सहायक में क्या बात की, दल और बाह्य दल। अब उसी के आगे अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एक एक पार्ट को। आपको मैंने बताया था निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन से पहले होने वाली घटनाएं। उसमें पहली कौन सी थी, युग्मक जनन, जिसे कहा गया है युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, जब यहां बात करेंगे तो जैसे बात करते हैं अपन, जो नर है उसके लिए अपन शब्द यूज में लेते हैं लघु बीजाणु। क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु। तो उसके निर्माण की प्रक्रिया को बोला जाएगा लघु बीजाणु जनन। और जो मादा है उससे कहा गया है गुरु बीजाणु। तो गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अपन कहेंगे गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब स्टार्ट अपन कर रहे हैं। ये जो पुष्प की संरचना कुछ इस टाइप से दिखती है, 11th क्लास में भी इसको पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट जो पोर्शन अपना आ रहा है, सबसे फर्स्ट जो निषेचन पूर्व जो घटना आ रही है उसमें अपन बात करेंगे किसकी, नर वाला जो पोर्शन है उसकी। और उसे अपन कह रहे हैं पुंकेसर। नर में जो स्ट्रक्चर आपके पास बनेगी उसे कहा गया है परागकण। क्या कहा गया, परागकण। तो परागकण की निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको स्टेप बाय स्टेप अपन देखेंगे। सबसे पहले जो पुंकेसर उसके स्ट्रक्चर को अपन यहां से डिस्कस कर लेते हैं। जो पुंकेसर होता है, अगर वो नर स्ट्रक्चर की बात करें, अगर वो एकल है तो उसे कहा गया है पुंकेसर। और अगर वो ग्रुप में होते हैं, समूह में होता है, उसे कहा गया, क्या कहा गया है, पुमंग उसे कहा गया है। अलग अलग प्रकार की जो जातियां होती है, अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियां होती हैं, उसमें अलग अलग संख्या में और अलग अलग प्रकार के पुंकेसर देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब में सेम है। ठीक है, अलग अलग जातियों में क्या होगा, अलग अलग प्रकार के पुंकेसर अलग अलग संख्या में, किसी में 2 हो सकता है, किसी में 10 हो सकता है, किसी में 50 हो सकता है। वो जाति के ऊपर डिपेंड यहां से करेगा। तो अगर एक है तो उसे कहा गया पुंकेसर, एक से अधिक या समूह में तो उसे कहा गया है पुमंग। और इनका जो निर्माण होता है ना, पुष्प का जो निर्माण होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो उसके जो हार्मोन है या जो उसकी संरचना है उसमें परिवर्तन होता है। एक शब्द अपन यूज में लेते हैं पुष्पीय आद्यक, ये समझ लो। उसके बाद में आगे अपन चल रहे हैं। पुष्पीय आद्यक या फ्लोरल प्रिमिडियल जिसे अपन कहते हैं, मतलब आगे चलकर जो पुष्प का निर्माण करने वाली संरचना है, इसमें हार्मोन में परिवर्तन हो रहा है, पादप के संरचना में परिवर्तन हो रहा है, तो ये आगे चलकर पुष्प का निर्माण यहां से करता है, कली में परिवर्तित यहां से होता है। ठीक है, अब बात करें अपन पुंकेसर की या पुमंग की। पुंकेसर जो उसके टोटल 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। कितने, वैसे एनसीईआरटी में आपको 2 दे रखे, ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। मेन सबसे ऊपर वाला जो ये स्ट्रक्चर दिख रही है, गोल गोल तो नहीं कह सकते, इसे सिलिंड्रिकल कह सकते हैं, बेलनाकार इसे थोड़ा सा अपन कह सकते हैं। इसे कहा गया है परागकोश। क्या कहा गया है, परागकोश, या अंग्रेजी में इसे कहते हैं एंथर। कोश का मतलब होता है कक्ष जिसके अंदर पराग होंगे, इसे कहा गया परागकोश। और नीचे वाला जो होता है ये लंबा, लंबा प्लस पतला, इसे कहा गया है तंतु या फिलामेंट। ये कैसा होता है, लंबा होता है और कैसा होता है, पतला होता है दोस्तों। लंबा और पतला होता है, इसे कहा गया है तंतु। ठीक है, 2 पार्ट है पुंकेसर में, एक तो परागकोश जिसे कहा गया एंथर, और दूसरा है तंतु या पुतंतु भी इसे अपन यहां से कह सकते हैं। और ये जो तंतु, इसका नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो किससे जुड़ा रहता है, ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो जुड़ा रहता है पुष्पासन से। बताया था मैंने आपको, सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है पुष्प का, जिस पर पुष्प विराजमान रहता है, उसे क्या कहा गया है, पुष्पासन। ये रहा पुष्पा का आसन। पुष्पा मूवी आपने देखी होगी, पुष्पा का आसन जिसपे वो बैठता है। ठीक है, और ये आपके पास डंठल है जिससे पुष्प जुड़ा रहता है। तो पुष्पासन से तंतु का हिस्सा जुड़ा रहता है, और उस हिस्से को यहां अपन बोलते हैं समीपस्थ तंतु। ये वाला जो होगा वो कौन सा होगा, समीपस्थ। किसके समीप है, पुष्पासन के समीप है। तो जो दूर है उसे क्या कहा गया है, दूरस्थ। ये ऊपर दूरस्थ वाला परागकोश के पास में होता है,
और जो समीपस्थ होता है वो किसके पास में होता है? पुष्पासन के पास में होता है, सिंपल। ठीक है, तो दो पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, एक तो पराग कोश और दूसरा तंतु। तंतु का ज्यादा कुछ रोल है नहीं, केवल होल्ड करके रखा है। और पराग कोश जो सबसे ऊपर है, जिसके अंदर परागकण का निर्माण होने वाला है, और इन दोनों को जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बीच में कहीं होती है उसे कहा गया है योजी। क्या कहा गया है? योजी। जैसे यहाँ मान लो ये योजी इन दोनों को जोड़ रहा है, संयोजी जिसे अपन कह रहे हैं, सिंपल सा। ठीक है, जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर है वो। क्लियर है ये बात? अब जो पराग कोश आपको यहां पर बताया जा रहा है, पराग कोश कुछ इस प्रकार से होता है। ये पुंकेसर की पूरी स्ट्रक्चर है, पराग कोश कुछ इस टाइप से होती है। तो पराग कोश जो होता है वो होता है, यहां इसको हटाते हैं अपन और आगे लिखते हैं, पराग कोश जो होता है उसके अंदर पालिया होती है। क्या होती है? पालिया, लोब जिसे अपन कहते हैं। और जो लोब होती है उसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है, इसीलिए इसको कहा गया द्विपाली और बाई लोब। देखेंगे आप इस स्ट्रक्चर को समझ में आएगा। पहली लोब ये रही और दूसरी लोब ये रही, और यहाँ आप देखते हैं तब भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक ऊपर से और दूसरा नीचे से। तो 2 लोब होती है, जिससे 2 पालियां होती है, इसीलिए इसको कहा गया द्विपाली। ठीक है, 2 पालियां होती है इसीलिए इसको कहा गया द्विपाली। और एक पाली के अंदर, ये रहा एक पाली और ये रही दूसरी पाली, तो एक पाली के अंदर आपको 2 कोष्ठ देखने को मिलते हैं कुछ इस प्रकार से। क्या मिलते हैं? 2 कोष्ठ या प्रवारक जिसे अपन कहते हैं, कोष्ठ या प्रवारक। ये शब्द प्रवारक बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। कोष्ठ या प्रवारक होता है एक पाली के अंदर 2 कोष्ठ, जहां पर समूह के अंदर, बहुत सारे समूह के अंदर यहाँ पर आपके क्या होते हैं, परागकण का निर्माण होगा, लेकिन उसके आगे अपन डिस्कस करेंगे, वो आपको समझ में आएगा। तो एक पाली के अंदर 2 कोष्ठ होते हैं, तो 2 पाली के अंदर कितने हो जाएंगे? 4 यहां से हो जाएंगे, चतुष्की यहां पर हो जाएगा, चतुष्कोणीय यहां पर हो जाएगा, अपन देखते हैं इस डायग्राम के अंदर। तो ठीक है, और ये जो कोष्ठ है या जो पालिया है, एक अनुलंब खांच से, अनुलंब खांच इनके बीच में होती है, जो इनको क्या करती है? एक दूसरे से अलग करती है। अनुलंब खांच जो होती है वो एक दूसरे से इनको अलग करती है। आ रही बात समझ में? इस प्रकार से एक अनुलंब खांच होती है जो एक दूसरे से इनको क्या करेगी? अलग यहां से करेगी। क्लियर है? यहां जो होता है, ये जो कोष्ठ है या जो प्रवारक आपको बताया जा रहा है, इसी के अंदर आपके पास क्या होंगे? इसी के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती है। कोष्ठ या प्रवारक के अंदर ही बहुत सारी कोशिकाएं होती है, जिसे अपन कहते हैं पराग, जिसे अपन क्या कहते हैं, आगे चल लेते हैं। बहुत सारी कोशिकाएं होती है इन कोष्ठ के अंदर, इन कोष्ठ के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती है, जिसे अपन कहते हैं पराग मात्र कोशिका। क्या कहते हैं? पराग मात्र कोशिका, या पीएमसी भी बहुत जगह लिखा रहता है, जिसे कहा गया पोलेन मदर सेल। क्या कहा गया है इंग्लिश में? पोलेन मदर सेल। मतलब ऐसी माता जो आगे चलकर परागकण का निर्माण करेगी। मात्र का मतलब माता ही, सिंपल सा। पराग मात्र कोशिका, या एक और शब्द अपन इसके लिए यहां पर यूज में लेते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था, नर के लिए अपन शब्द यूज में लेते हैं लघु बीजाणु, है ना, और मात्र कोशिका का मतलब सिंपल सा मात्र कोशिका। इसे भी कहा गया है दूसरे शब्द में एमएमसी। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या कहा गया है? बहुत जगह ऐसा मिल जाएगा आपको, हिंदी वाली एनसीईआरटी में भी, तो ध्यान में रखना है, माइक्रो स्पोर मदर सेल। ठीक है, ये जो कोशिका है सेम ही है, इनका काम क्या होता है? ये परागकण का निर्माण करते हैं, और ये इनमें विभाजन होता है। जैसे मान लीजिए एक मेरे पास कोई कोशिका थी, इसमें होगा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होगा, 1 से 2 और 2 से 4 यहां पर बनेंगे, चतुष्क यहां पर स्ट्रक्चर बन जाएगी, टेट्राड यहां पर बन जाएगा। ठीक है, तो पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इसे यहां पर सिंपल सा अपन कह रहे हैं। अब लघु बीजाणु से जो परागकण बन रहा है, या जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका से परागकण बन रहा है, उसकी प्रक्रिया को कहा गया है लघु बीजाणु जनन। ठीक है,
समझ में आ रही है वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है उसके अंदर डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुले, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर थी वो किसकी थी? पुंकेसर की स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट सेशन में जब अपन मिलेंगे तो लघु बीजाणुधानी और लघु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ से अपन डिस्कस करेंगे। आई होप ये समझ में आएगा। इसके बाद एनसीईआरटी को पढ़ लीजिएगा, 100% यहाँ से क्लियर हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।